राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 से 3 हफ्ते में पूरी तरह से खत्म करने की धमकी दी है। ट्रंप ने दावा किया है कि मैं ईरान और हिजबुल्लाह दोनों का सफाया किसी भी वक्त कर सकता हूं। यह रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के साथ साथ अरब युद्ध, कुवैत से बहरीन तक ईरानी हमले। पिछले 36 घंटे में अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर घातक हमले करना साबित करता है कि 60 दिन से सीज फायर को लेकर दोनों देशों को एक दूसरे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रह गया है। दावा किया जा रहा है कि लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि आशय पत्र जो ईरान की तरफ से अमेरिका को मिलने की उम्मीद थी, वो उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके कमांडरों को इसीलिए दोहरा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 पर ईरान ने जिस तरह से शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन से घातक हमला किया, उसने कुवैत और अमेरिका दोनों के डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। इस वक्त ईरान कहीं न कहीं अमेरिका के साथ साथ अब अरब युद्ध शुरू कर चुका है। बहरीन, कुवैत और इराक में ईरानी हमलों ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ईरान अभी भी इतने लंबे और घातक मिसाइल और ड्रोन हमले कैसे कर रहा है। ईरान ने ताजे हमलों में कम से कम 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइल और ड्रोन हमले अकेले कुवैत पर किए गए हैं। वहीं ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की। हैरानी की बात तो ये है कि जो ट्रंप खामनेई शासन पर आग उगलते रहते थे, वो ट्रंप अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मीटिंग करने का जुगाड़ बना रहे हैं। ट्रंप ने खुद 10 घंटे पहले ये बयान देकर हैरान कर दिया है, लेकिन ईरान के तेवर अमेरिका और इजराइल को लेकर रत्ती भर भी नरम नहीं पड़े हैं। ईरान के 85 सांसदों ने तो दो टूक कहा है, हम अब ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने के बाद पहला हमला अमेरिका पर करेंगे। ईरान के पास इस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM नहीं है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक हासिल कर ली है, यानी मामला तेजी से पलटता जा रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जहां अब दावा किया जा रहा लगा कि अमेरिका ईरान युद्ध अब अरब युद्ध में बदल चुका है। ईरान का अरब युद्ध, डबल मोर्चे पर घिरा अमेरिका। खाड़ी देशों या यूं कहें कि अरब देशों पर ईरान के ताजा हमलों से साबित हो गया कि ईरान ने अमेरिका के साथ साथ अरब देशों पर सीधे हमला करना और व्यापक अभियान चलाना शुरू कर दिया है। ईरान ने इन हमलों से अरब देशों और अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया है कि अगर ईरान के ठिकानों पर हमला होगा तो ईरान भी अमेरिका की सबसे कमजोर नब्ज अरब देशों के दोस्त मुल्कों पर सीधा हमला करेंगे। कुवैत से लेकर बहरीन तक और बहरीन से लेकर इराक तक ईरान के हमलों से अमेरिका पूरी तरह बौखलाया हुआ है। अमेरिका के पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से ईरानी हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से अरब देशों में खौफ पैदा हो गया है। खबर तो ये भी है कि अरब, कुवैत, UAE और बहरीन जैसे खाड़ी देश मिलकर के ईरान से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ईरान का अरब युद्ध एक तरह से शुरू हो चुका है। यानी अब अमेरिका भी 2 मोर्चों पर घिरने लगा है। ईरान द्वारा कुवैत, बहरीन और इराक पर किया गया ये ताजा और भीषण हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक टाइमिंग भी छिपी बताई जा रही है। रूस और चीन अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ईरान को पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हरा दिया तो पूरे मिडिल ईस्ट से रूस और चीन का हुक्का पानी लगभग बंद हो जाएगा।
और फिर खाड़ी में रूस और चीन की कूटनीतिक रणनीतिक पकड़ बेहद कमजोर हो जाएगी। हम आपको मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी और राइट हैंड पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान दिखाते हैं जो उन्होंने 22 जून 2025 को दिया था। ये बयान उस वक्त दिया गया था जब ईरान पर पहले राउंड के तहत अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के फोर्दो, नातांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर भयंकर बमबारी की थी। कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु वॉरहेड देने के लिए भी तैयारी में हैं। दिमित्री मेदवेदेव इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि पश्चिमी देशों के हवाई हमलों से ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और ईरान का यूरेनियम संवर्धन का काम जारी रहेगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ये बयान 22 जून 2025 को दिया था, जिसे उन्होंने फरवरी 2026 में फिर दोहरा दिया था। मेदवेदेव का ये बयान उनके आधिकारिक टेलीग्राम चैनल और रूसी मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के सामने आया था। मेदवेदेव का सबसे बड़ा इशारा पश्चिमी देशों, खास तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की नीतियों के तरफ था। उनका तर्क था कि यदि पश्चिमी देश यूक्रेन को उन्नत हथियार और परमाणु तकनीक देने पर विचार कर सकते हैं, जैसा कि फरवरी 2026 में फ्रांस और ब्रिटेन को लेकर खबरें आई थी, तो फिर दुनिया की दूसरी महाशक्तियां भी अमेरिका के दुश्मनों जैसे कि ईरान को परमाणु हथियारों से लैस करने के लिए स्वतंत्र है। ईरान की इस तैयारी और तेवर को देखकर साफ लगता है कि ईरान किसी भी कीमत पर ना तो अमेरिका के सामने झुकेगा और ना ही हथियार डालेगा। कुद्स फोर्स चीफ इस्माइल कानी ने इजराइल को लेबनान में दहलाने की धमकी दी है। कमांडर कानी ने ऐलान किया है कि उनके लड़ाके लेबनान में दाखिल इजराइल को बहुत जल्द मार भगाएंगे। कुवैत पर बम फटे या फिर कतर पर, रियाद में बमबारी हो या फिर अबू धाबी पर, काहिरा जले या फिर मनामा, ट्रंप ने कहा मुझे कोई मतलब नहीं। सुपर पावर ने ईरान से पीछा छुड़ाने के लिए दोस्ती दुश्मनी का फर्क ही भुला दिया है। ट्रंप ने ईरान से डील की, जो रेड लाइन तय की, उससे खाड़ी देशों में भूकंप आ गया है, क्योंकि ट्रंप ईरान से जिस तरह का समझौता करने जा रहे हैं उससे ईरान को दुश्मनों पर हमला करने का लाइसेंस मिल सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बता रही है कि ट्रंप फिलहाल ईरान के खिलाफ फिर से बड़े स्तर का युद्ध शुरू नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के हमलों में किसी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं होती तब तक वो ईरान पर बड़ा हमला नहीं करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने खाड़ी देशों को ईरान के छोटे मोटे हमलों को कुछ समय तक सहने के लिए तैयार रहने को कहा है। मतलब ये कि दुबई दहलती है तो ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शारजाह में ड्रोन धमाके ट्रंप के लिए बेमानी हैं। उन्हें अब सिर्फ ईरान से एटमी डील चाहिए। लेकिन ट्रंप को अगर ईरान ने इजराइल की तरह डील ट्रैप में फंसा लिया तो क्या होगा? जैसे इजराइल समझौता करने के बाद भी बारूद बरसाना बंद नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? नए समझौते का हाल जो हुआ है वही देख लीजिए। ट्रंप ने ये समझौता व्हाइट हाउस में कराया है, लेकिन इजराइल लेबनान में घुसकर मारता चला जा रहा है। जब व्हाइट हाउस में लेबनान इजराइल के समझौते का ऐलान हो रहा था, तब बेरूत की तरफ इजरायली ड्रोन का तूफान बढ़ता जा रहा था। उधर समझौता हुआ, इधर ड्रोन फटने लगे। बेरूत की चौहद्दी में भी कई बम फटे। बेरूत के दक्षिणी हिस्से में एक गाड़ी बम धमाके में धुआं धुआं हो गई। मतलब ये कि ये समझौता सिर्फ ट्रंप भर को मंजूर है,
क्योंकि इस समझौते को ना हिजबुल्लाह मानने को तैयार है, ना ही ईरान ने इस कागजी सीज फायर को मंजूरी दी है। हालांकि ट्रंप गदगद हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू पर उनकी डांट फटकार का जादू चल गया। इजराइल ने समझौता कर लिया, मगर जमीनी हकीकत लेबनान में हो रहे धमाके बयां कर रहे हैं। लितानी से टायर तक जलती धरती बता रही है, ये लड़ाई ट्रंप के रोके नहीं रुकने वाली है। इजरायली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल डिफेंस फोर्स के उत्तरी कमान चीफ की गाड़ी पर ड्रोन से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के मेजर जनरल राफी मेलो की गाड़ी पर दक्षिणी लेबनान के एक गांव में जबरदस्त हमला किया गया। मेजर जनरल पर हमले के बाद पता चला कि हिजबुल्लाह ने अब आईडीएफ के टॉप ऑफिसर को टारगेट पर ले लिया है। हिजबुल्लाह चीफ ने लेबनान इजराइल सीज फायर को तवज्जो ही नहीं दी है, यानी हिजबुल्लाह वही करेगा जो ईरान कहेगा। जो नया समझौता हुआ उसकी डिटेल ने ईरान को बौखलाने की कई वजह दे दी है। लेबनान इजराइल समझौते में ज्यादातर बातें नेतन्याहू के मन मुताबिक रखी गई हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में चौथे दौर की बातचीत के बाद लेबनान इजराइल ने सीज फायर लागू करने पर सहमति जताई है, जिसमें दोनों देशों ने लेबनान के अंदर कुछ सिक्योरिटी जोन बनाने का फैसला किया है। इन इलाकों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को एंट्री नहीं दी जाएगी। अब सबसे अहम बात ये कि सीज फायर तभी जारी रहेगा जब हिजबुल्लाह पूरी तरह से हमले बंद करेगा। इतना ही नहीं, लड़ाका ग्रुप को लितानी नदी के दक्षिणी इलाके से अपने सभी फाइटर हटाने भी होंगे। दोनों देशों ने ये भी कहा कि लेबनान का भविष्य सिर्फ उसकी अपनी सरकार और इजराइल की सरकार तय करेगी, न कि हिजबुल्लाह जैसे लड़ाका ग्रुप। लेबनान इजराइल के समझौते के बाद दिए बयान में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ स्टाफ ने ईरान पर जमकर निशाना साधा। All parties condemn Iran's attack on countries in the region and ongoing activities that undermine stability throughout the Middle East, whether through the support of proxies and all other acts of aggression. ईरान पर अमेरिका में हुई बयानबाजी से तेहरान के तेवर तीखे हो गए हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने धमकी दी कि अगर बेरूत पर इजराइल ने हमला किया तो जवाब ईरान देगा। लेबनान के अल मायादीन टीवी से बातचीत करते हुए अराक्ची ने बताया कि इजराइल के बेरूत पर हमला करने की धमकी के बाद ईरान ने पलटवार का फैसला किया है। अराक्ची ने दावा किया कि IRGC अलर्ट पर है। जैसे ही अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, वैसे ही अब इजराइल को दहलाया जाएगा। पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में अमेरिका इजराइल को धमकी दी गई है। दुश्मन खबीस हाल के در مساف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع ट्रंप और नेतन्याहू की कोशिश लेबनान को हिजबुल्लाह और ईरान से अलग थलग करने की है। अचानक इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट एक्टिव हो गए हैं। पहला फ्रंट गाजा, जहां 100% कब्जा नेतन्याहू का अटल इरादा है। दूसरा फ्रंट यमन, जहां से लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा रही है। तीसरा फ्रंट ईरान की लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम का अब कोई मतलब नहीं रहा। इजराइल से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और चौथा फ्रंट है लेबनान, जहां इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे, लेकिन हिजबुल्लाह का इरादा युद्ध का है। वो जानता है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल साबित हुआ और हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। अखरिजुल अदू मिन अर्दिना وأوقفوا العدوان وأفرجوا عن الأسرى وابدأوا الإعمار. هذه خريطة الطريق. ثم بعد ذلك تعالوا إلى الاستراتيجية الدفاعية. नेतन्याहू के सामने हिजबुल्लाह और हमास को खत्म करने वाला चैलेंज अब भी खत्म नहीं हुआ है। गाजा में हमास को लेकर अपने युद्ध को नेतन्याहू उस अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां इस संगठन का एक एक लड़ाका खत्म कर दिया जाए। लेकिन टैंक ऑपरेशन के साथ साथ हजारों टनों की बमबारी के बावजूद नेतन्याहू इसमें कामयाब नहीं हुए हैं।
हमास की लीडरशिप भले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन वो 700 दिन से ज्यादा वक्त के इस युद्ध में हमास का पूरी तरह नाश नहीं कर पाए। ऐसे में लेबनान से आ रही जूनियर नसरल्लाह की वार्निंग के बाद नेतन्याहू के सामने नया फ्रंट फिर से खुल चुका है। इसे ही इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट वाला युद्ध कहा जा रहा है। इसमें गाजा फ्रंट भी है, ईरान का फ्रंट भी है, लेबनान में हिजबुल्लाह से नए युद्ध का खतरा भी है और यमन के साथ लॉन्ग रेंज वाली लड़ाई भी बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। गाजा पर 100% कब्जा नेतन्याहू के लिए बड़ा ख्वाब है, लेकिन ईरान की लीडरशिप की तरफ से आ रहा चैलेंज भी नेतन्याहू को जून के जंग की याद दिला देता है। अब सवाल ये है, क्या नेतन्याहू एक साथ इतने फ्रंट को मैनेज कर सकते हैं? इन सब में यमन और लेबनान का मोर्चा इजराइल के लिए सबसे मुश्किल साबित हो सकता है।